हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम करेंगे क्लास +2 फिजिक्स का 8th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हमने क्या बोली कि एटम्स होते क्या हैं। एटम्स आप सबको पता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि एटम्स टॉपिक तो आपको पहले से ही 5th-6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है कि एक्चुअल में एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आया एटॉमिक मॉडल। आप सबको पता होगा, जे थॉमसन, रदरफोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, डाल्टन के बारे में आपने सुना होगा। तो आपको पता है एक एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जिनमें उन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझाया था, राइट। और उन्होंने क्या बोला था कि जैसे यहाँ पे बना देती हूँ, एक स्ट्रक्चर है एटम का, उसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब उनका कहने का बहुत सिंपल सा मतलब था जे थॉमसन का, कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। बस उन्होंने ये सिंपल सी चीज़ बोली। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मॉडल था जे थॉमसन का वो फेल हो गया, और जे थॉमसन का मॉडल फेल होने की वजह से फिर रदरफोर्ड जी आए। रदरफोर्ड जी ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या किया, एक लेड ली, मतलब रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, लेड लिया, और उसमें से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर किए, ठीक है। लेड बॉक्स में से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर किए। तो जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने इस लेड बॉक्स में से निकाले, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्कैटर कर, बिखरना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पार्टिकल्स, मतलब लेड पार्टिकल्स मूव किए, मतलब अल्फा पार्टिकल जिनको हमने बोला, तो वो क्या किया, ये हमने बना दी एक थिन प्लेट, कह लो इसको, थिन गोल्ड फॉयल है जहाँ से वो जाएगा, ठीक है। अंदर जाके जब उसकी जो जिंक सल्फाइड वो प्लेट थी ना, उस पे जाके, उस मेटल पे जाके उसने टकराना है। तो क्या होगा, जो एटम्स हैं, जो छोटे वाले होंगे वो तो आराम से निकल जाएंगे, जो बड़े वाले होंगे वो नहीं निकलेंगे। तो क्या होगा इसमें, मतलब कुछ जो एटम्स है वो जाके टकरा जाएंगे, कुछ है वापस आ जाएंगे, जो कुछ है वो जाते जाते ही गिर जाएंगे। मतलब यही चीज़ उन्होंने बताई है। मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, आपको इजीली हो जाएगा यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। समझ आ गई कि मतलब क्या है। उन्होंने एक प्लेट बनाई और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए। कुछ तो चले गए, ठीक है, कुछ वापस आ गए, और कुछ की स्पीड जिनकी बहुत कम थी वो वहीं पे गिर गए। मतलब डिपेंड करता है कि एटम्स में एनर्जी कितनी है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी वो आखिर तक पहुँच गए, जिसकी एनर्जी कम थी वो वहीं पे गिर गए। बस ये चीज़ उन्होंने बोली है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बोला, ये रदरफोर्ड स्टडी दिस एक्सपेरिमेंट इन विच ही रेडिएटेड लाइट फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स। उन्होंने क्या किया, लाइट एमिट की। रेडियो एक्टिव सोर्स कौन सा था उनके पास, लेड था। ये बहुत अच्छे से बताया गया है। ये एक सोर्स था जिसमें से लाइट निकली, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जिसमें से पास करे वो क्या था, थिन गोल्ड फॉयल था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो तो पास कर गए, बहुत ज़्यादा सारे वहाँ से पास कर गए। फिर सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर लार्ज डिफ्लेक्शन, कई वापस आ गए, ठीक है। थर्ड, अ वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स सफर डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। बस बहुत कम थे जिन्होंने 180 डिग्री डिफ्लेक्शन अकर हुआ, मतलब जो आगे मूव ही नहीं किए। तो ये छोटा सा ग्राफ है, उन्होंने बताया कि एन क्या है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मूव किए, और ये है हमारे पास थीटा एंगल है, कि कितने एंगल पे मूव किए। बहुत कम थे जो 180 डिग्री पे मूव किए, जिस वजह से ये हमने ग्राफ बना लिया, ये थीटा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आप देख सकते हो, बट आपको मैं खुद एक्सप्लेन करूंगी। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, अब हम करेंगे बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की। बोहर की हाइड्रोजन एटम की थ्योरी क्या बोलती थी। तो जैसे कि हमने किया, एटम्स क्या होते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हमें पता है, वो हमने 10th तक किया था, जो सारा वही सब एक्सप्लेन किया है, राइट। तो उसके बाद आती है बोहर की हाइड्रोजन एटम की थ्योरी। तो उसमें क्या बोला बोहर ने, कि हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट। इतनी सी बात बोली, और उसका रेडियस आ रहा है, और उसका उसमें फोर्स लग रही है एक,
कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल। वो कैसे लग रही है और क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो पहले तो उन्होंने यही बोला कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, ये वाला नेगेटिव चार्ज, राइट, हैविंग अ चार्ज प्लस सी इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, यही चीज है जो मैंने अभी बताई। अब उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस और एलिमेंट्स के बीच एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। ये एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, दो चार्जेस से डील करते हैं और इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। आपने ग्रेविटेशन फोर्स किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया होगा, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है? 1/4πε0। और उसके साथ क्या लगता है, हमारे पास दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, राइट। तो हमारे पास दो चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके साथ लग जाएगा r²। ये फॉर्मूला तो आपको ग्रेविटेशन का भी याद होगा अगर, राइट। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। ग्रेविटेशन हो तो m1 m2 लग जाता है। ये आप सबको छोटी छोटी बातें पता है, +1 की बेसिक चीजें हैं ये, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दे अच्छे से, हमारे पास क्या आ जाएगा? ε0 e का स्क्वायर, क्योंकि 2 e है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन r², राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। समझ आ गया इतना सा? अब इसके बीच हम देख सकते हैं कि एक फोर्स लग रही है, और जो भी फोर्स इनवर्ड अंदर की तरफ लगती है, हमें पता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स हमेशा इनवर्ड अंदर की तरफ लगती है ना, उसको सेंट्रीपिटल, और जो बाहर लगती है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, राइट। अंदर की तरफ लग रही है तो सेंट्रीपिटल। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। ये तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब इसके बाद इन दोनों फॉर्मूलेस का हम करेंगे क्या? तो हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स है वो क्या कर रही है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, जिस वजह से हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर मतलब इक्वल। कैसे करेंगे? 1/4πε0 और साथ में e²/r², इक्वल किसके करेंगे? इसके। सेंट्रीपिटल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसके बराबर कर देंगे। क्या था इसका? mv²/r। और इसमें हमें क्या देखने को मिला कि r और r तो कट गया, ये स्क्वायर कट गया, एक r इधर रह गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि सिंपल mv² किसके बराबर आ गया हमारे पास? 1/4πε0 e²/r। इतना सा समझ आ गया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, सेंट्रीपिटल हमने लिया, और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लग रही है, ये दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, और दोनों को क्या कर दिया हमने? इक्वल कर दिया। अब बोहर की एक कंडीशन थी, बोहर्स कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन कह लो या बोहर की कंडीशन बोल लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्वांटाइजेशन कंडीशन लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। क्वांटाइजेशन कंडीशन बोहर की एक कंडीशन थी एंगुलर मोमेंटम को लेकर। एंगुलर मोमेंटम का एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो आप सबको पता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, राइट। mvr किसके बराबर होता है? nh/2π के। ये बोहर की कंडीशन है, इसको याद रखना, ठीक है। ये बोहर की कंडीशन क्या बोलती है कि m क्या होता है इसमें? m हमने मास की बात की है, और v हमने वेलोसिटी की बात की है, जो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं इन द रेडियस r उनका रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है। और n क्या होता है यहाँ पे? ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ये n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सो ऑन, कितनी भी वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो। ये बोहर की कंडीशन है। और इसमें से हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी, जो आपका मेन काम है। वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल सी बात है, ये चीजें आप नीचे ले जाओगे, ठीक है। वेलोसिटी इजीली निकल जाएगी, nh/2πm। आपका इतना सा काम कंप्लीट हो गया, आपने वेलोसिटी निकाल ली। तो आपको कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी आप निकालोगे कैसे? पहले आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाओगे, क्योंकि दो चार्जेस की बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, क्योंकि इनवर्ट फोर्स लग रही है, ठीक है। फिर दोनों को बराबर कर दोगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर बोहर की एक कंडीशन लगाओगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या? वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? रेडियस निकालोगे। अब इसको रेडियस कैसे निकालोगे?
आपको ये v की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस v की वैल्यू को आपने पुट करना है इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, मतलब थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, क्योंकि v की वैल्यू मिल गई तो इसको पुट कर देना वेलोसिटी में। अगर आपको रेडियस चाहिए तो आप क्या करोगे, पुट इक्वेशन 3 इनटू, राइट। तो अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, m, राइट, और v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, NH अपॉन 2πm, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और बाकी सारा तो सेम रहेगा, 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन r। आपका इतना काम हो गया। और इसमें से आपको क्या निकालना है, रेडियस। ये मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, वेलोसिटी और रेडियस आपका इकट्ठा निकल जाएगा फिर, ठीक है। रेडियस आप कैसे निकालोगे, सारी वैल्यू उल्ट पुल्ट कर दो, 4πε0 और क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m e स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, बस यही वैल्यूज ऊपर नीचे करके उसको ये r निकाल दिया, ये वाला r, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना वैल्यूज को, इससे क्या होगा, आपका वेलोसिटी भी निकल आएगी और रेडियस भी। इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान सकते हो अपनी, ठीक है। आपको निकालना क्या था, वेलोसिटी निकालनी थी और रेडियस निकालनी थी, आपका इतना सा काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसे निकालते हैं। ये पहला इतना सा काम था बोर मॉडल का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एनर्जी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। थैंक यू वेरी मच।